नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की तैयारी के लिए हमने आपको ढेर सारे पिछले साल के पेपर कराएं और प्रैक्टिस सेट भी कराएं। आज हम आपको सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 होगा। इसके पहले हमने आपको 12 प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, आप लोग प्ले में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। अगर आप यूपी बीएड सरकारी सीट से करना चाहते हैं तो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपको कम से कम 40 प्रश्न और सही करने हैं। देखिए खंड आ के सेक्शन में सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः क्या होते हैं। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आराम से पढ़िए। 3 से 4 सेकंड का आपके पास समय है। सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना है और वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी से बताइएगा क्या आप इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से 40 प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन। मेघ मुख्यतः क्या करते हैं, पृथ्वी द्वारा दी गई उष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। देखिए दिन भर सूर्य क्या करता है, पृथ्वी को गर्म करता है और रात के समय पृथ्वी अपनी गर्मी को वापस ऊपर की ओर भेजती है। लेकिन ऊपर क्या होते हैं, बादल छाए हुए होते हैं, तो बादल और पृथ्वी के बीच में जो गर्मी होती है वो बनी रहती है। तो साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न जो रातें होती हैं वो गर्म इसलिए होती हैं कि पृथ्वी की गर्मी ऊपर नहीं जाने पाती है। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में छत्रक शैल कहां पर पाए जाते हैं, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थारके मरुस्थल या फिर सतपुड़ा पर्वतमाला में। बताइए। अगर आपको दूसरा प्रश्न आ जाता है तो आप तीसरे प्रश्न को जाकर के ट्राई कर सकते हैं। सही ऑप्शन होगा थारके मरुस्थल में छत्रक शैल पाए जाते हैं। देखिए थारके मरुस्थल में क्या होता है, हवाएं काफी तेजी से चलती हैं और छत्रक शैल का अर्थ होता है छाता रूपी शैल। तो वहां पर जो शैलें होती, पत्थर होती हैं, वो ऐसे कट जाते हैं कि छाता रूपी आकृति बन जाती है। ऊपर छाता जैसे एक शैल आ जाती है और नीचे पतली शैल आ जाती है। तो ये थारके मरुस्थल में ही पाई जाती है छत्रक शैलें। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्खात भूमि स्थला आकृति कहाँ की विशेषता है। बताइए उत्खात भूमि कहां पर पाई जाती है। सही ऑप्शन होगा कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। उत्खात भूमि का अर्थ यह होता है कि चिकनी मिट्टी से भरपूर सूखा क्षेत्र, और सूखा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, कच्छ की खाड़ी है। यह आपका गुजरात के पास पड़ता है। ये नमकीन और दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है, बारिश के मौसम में दलदली हो जाता है, वैसे ये सूखा क्षेत्र होता है। तो सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, अल्पाधिकार की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, फर्मों की संख्या, परस्पर निर्भरता, कीमत पर नगण्य प्रभाव या फिर कीमत नेतृत्व। देखिए आपने बाजार पढ़ा होगा और बाजार में 4 प्रकार के बाजार होते हैं। पहला होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा होता है एकाधिकार बाजार, तीसरा होता है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार और चौथा होता है अल्पाधिकार बाजार। तो आपसे ये पूछ रहा है कि अल्पाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषता क्या है। तो सही ऑप्शन होगा ये डिपेंड करती है फर्मों की संख्या पर या फिर कंपनियों की संख्या पर। देखिए अल्पा अधिकार बाजार क्या होता है, ऐसा बाजार जहां पर बनाने वाली कंपनियां काफी कम होती हैं, यानी मुट्ठी भर होती हैं, और खरीदार जो होते हैं उनके काफी ढेर सारे होते हैं, तो इसमें भी कंपटीशन होता है। तो ऐसे बाजार को हम लोग क्या कहते हैं, अल्पाधिकार बाजार कहते हैं। ये किस पर डिपेंड करती हैं, कंपनियों की संख्या या फिर फर्मों की संख्या पर डिपेंड करती है। आपने एकाधिकार बाजार सुना होगा, वहां पर बनाने वाली कंपनी सिर्फ एक होती है और खरीदार ढेर सारे होते हैं, तो वहां पर प्रतियोगिता नहीं होती है, वो एकाधिकार बाजार है। और ये अल्पाधिकार बाजार है, तो यहाँ पर कंपनियों की संख्या कम है और क्रेता ढेर सारे हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है, स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान या फिर संघीय राजस्व में अंश। आपसे अधिकतम आय का स्रोत पूछा है। पंचायती राज संस्थान जैसे कि आपके ग्राम पंचायत हो गई, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ये सारी के सारी आपकी पंचायती राज संस्थानों में आती है। तो उन्हें पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, सही ऑप्शन होगा सरकारी अनुदान से। जो राज्य सरकार पैसा देती है, केंद्र सरकार पैसा देती है अपनी योजनाओं को चलाने के लिए, वही उसका सबसे ज़्यादा आय का स्रोत है। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर बहुजन समाज। बताइए दयानंद सरस्वती ने कौन सा समाज स्थापित किया था। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, आर्य समाज। ये आर्य समाज
1875 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? मुंबई में की गई थी और दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? बताइए BHU के संस्थापक कौन थे? सही ऑप्शन होगा मदन मोहन मालवीय। याद रखिएगा 1916 में बसंत पंचमी के दिन में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। बताइए अशोक की कौन सी ऐसी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया? सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, कारुवाकी। याद रखिएगा डी वाला ऑप्शन है कारुवाकी। रानी का अभिलेख जो था इसी सेकंड रानी ने बनाया था, ये दूसरी रानी थी और इससे कारुवाकी से अशोक से जो पुत्र हुआ उसका नाम था तीवर। तीवर याद रखिएगा, ठीक है। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विद की एक पुस्तक, एक प्रसिद्ध पुस्तक है दाएं भाग के रचयिता कौन है? बताइए हिंदू विद की एक प्रसिद्ध पुस्तक है दाएं भाग, उसके रचयिता आपसे पूछने का प्रयास किया है। सही ऑप्शन होगा जीमूत वाहन। देखिए इसका अर्थ क्या होता है? दाएं भाग का अर्थ होता है पैतृक धन का विभाग। पैतृक धन का विभाग जो है ये जीमूत वाहन की पुस्तक का नाम है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, रामचरित की रचना किसने की? कालिदास ने, ज्ञानेश्वरम ने या फिर कौटिल्य, संध्याकर नंदी। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। आप लोग ऑप्शन में तुलसीदास ढूंढ रहे होंगे लेकिन आपसे ये रामचरितमानस पूछने का प्रयास नहीं किया। इसने आपसे क्या पूछा है? रामचरित पूछा है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। आपको मालूम है रामचरितमानस तुलसीदास ने रचना की है, लेकिन आपसे क्या पूछने का प्रयास किया? रामचरित की रचना की है किसने? सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, संध्याकर नंदी। इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए इसका दूसरा भी नाम है रामपाल चरित भी इसे कहते हैं, रामचरित भी कहते हैं और रामपाल चरित भी कहते हैं। ये पाल राजवंश के समय में संध्याकर नंदी थे और पाल वंश के बारे में, रामपाल के बारे में रामपाल चरित में या फिर रामचरित में इसकी व्याख्या की है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में से बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? बताइए बीरबल की हत्या कब की गई थी? गुजरात के विद्रोह को दबाते समय, यूसुफ जईयों के विद्रोह को दबाते समय, मिर्जाओं के विद्रोह को दबाते समय या फिर उजल वेग दल के विद्रोह को दबाते समय? सही ऑप्शन होगा यूसुफ जईयों के विद्रोह को दबाते समय अकबर का जो नवरत्न था बीरबल, इसकी हत्या कर दी गई थी। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? विधि विभाग, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या फिर लोक सेवा आयोग? सही ऑप्शन होगा अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण करने का अधिकार है हाई कोर्ट को। 13 नंबर क्वेश्चन है, ट्रक फार्मिंग का क्या अभिप्राय है? ट्रक फार्मिंग क्या होता है? सही ऑप्शन होगा बागवानी कृषि। देखिए बागवानी कृषि में क्या होता है? फूल, सब्जी इत्यादि को ट्रक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से ले जाया जाता है, तो ट्रक फार्मिंग कहते हैं बागवानी कृषि को। याद रखिएगा ट्रक फार्मिंग को जो नाम दिया था वो यूएसए ने दिया था, अमेरिका। यूएसए अमेरिका ने ट्रक फार्मिंग दिया क्योंकि इसमें क्या होता है, फलों और सब्जियों को दूर तक ट्रकों के माध्यम से ले जाया जाता है, तो इसे बागवानी कृषि से संबंधित है। कि 14 नंबर क्वेश्चन है, महानगरों के बाहरी भागों में की जाने वाली फलों, सब्जियों, फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? उद्यान कृषि, बाजार कृषि, ट्रक फार्मिंग या फिर ये सभी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, ये सभी। बाजार कृषि भी कहा जाता है ट्रक फार्मिंग, और उद्यान कृषि भी कहा जाता है फलों, सब्जियों और फूलों की गहन कृषि को। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहों के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? बताइए खजुराहों के जो मंदिर आपके एमपी के छतरपुर में बनाए गए हैं उसका किस धर्म से संबंध है? सही ऑप्शन होगा हिंदू और जैन धर्म। याद रखिएगा हिंदू और जैन धर्म दोनों से संबंध रखता है खजुराहों के मंदिर। ठीक है, किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने इसे बनवाया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही ऑप्शन होगा इसका राजस्थान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में है।
ठीक है, याद रहेगा आपको। इसे किसने बनाया था? वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने इसे बनवाया था। 1231 ईस्वी में इसे बनवाया गया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये जैन धर्म का एक काफी पवित्र स्थान माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? मतलब किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि जो है आपकी वो किधर से किधर लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। याद रखिएगा, जैसे आप कॉपी में लिखते हैं ना वैसे ही लिखी जाती है, लेकिन खरोष्टी जो लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? पढ़कर किसने बताया, समझने का प्रयास किया? सही ऑप्शन होगा जेम्स प्रिंसेप। याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ करके स्पष्ट किया था अशोक के शिलालेखों से। 8वां नंबर क्वेश्चन है, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के लिए कितने चैनल बनाए गए हैं? 4, 5, 6, 8 बताइए। डाक निकासी के लिए कितने चैनल बनाए गए हैं? सही ऑप्शन होगा 6 चैनल बनाए गए हैं। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 19वां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति को अगर परामर्श लेना है तो किसके पास जाएगा? न्याय मंत्री, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय? सही ऑप्शन होगा सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उसकी परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भारी मशीन प्लांट कहां पर लगाया गया था? बरौनी, जमशेदपुर, धनबाद या फिर रांची? सही ऑप्शन होगा इसका रांची में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1958 में लगाया गया था। भारी मशीन प्लांट रांची के हटिया में लगाया गया था। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? अगर कोई सूखी भूमि है, शुष्क भूमि है और इसके लिए कम बारिश की आवश्यकता है, भी कम पानी की आवश्यकता है, तो आप वहां पर कौन सी फसल को लगाएंगे? गन्ना, जूट, गेहूं, मूंगफली, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। शुष्क भूमि जहां पर बिल्कुल से पानी की कमी है, सही ऑप्शन होगा यहां पर आप मूंगफली लगाएंगे, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होता है भारत में? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश? सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठवां? सही ऑप्शन होगा 5वां स्थान है पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे नंबर पे जर्मनी है, चौथे नंबर पे स्पेन है, 5वें नंबर पे आपका भारत आता है। लेकिन नए आंकड़े के अनुसार भारत का अभी चौथा स्थान हो चुका है, ठीक है। तो ये पुराना पेपर है तो इसमें आपको 5वां स्थान सही करना पड़ेगा। अगर नए वाला जो सेट आएगा 2020 में तो आपको चौथा स्थान वहां पर आप टिक कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आलू सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सही ऑप्शन होगा यूपी में सबसे ज्यादा आलू होता है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। गेहूं में यूपी आगे है, आलू भी आगे है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया जाता है? बताइए। तो देखिए 4 आपको आर्टिकल दिए गए हैं, आर्टिकल 324, 330, 332 या फिर 331। तो बताइए भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत एससी और एसटी को लोकसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है? सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, आर्टिकल 330 के तहत, ठीक है। याद रखिएगा 324 क्या होता है? आर्टिकल 324 में है निर्वाचन आयोग, 332 आर्टिकल में एससी और एसटी को विधानसभा में आरक्षण है। आपसे लोकसभा पूछा था, 332 में विधानसभा, और 331 में क्या है? आंग्ल भारतीय के जो समूह के लोग होते हैं उनको राष्ट्रपति 2 लोगों को लोकसभा में मनोनीत करता है, ऐसा 331 में लिखा गया है। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित प्रसिद्ध पुस्तकों में से कौन सी ऑस्टिन के साथ में संबंध रखती है? ऑस्टिन कौन थे? ऑस्टिन एक अंग्रेज न्यायज्ञ थे। ठीक है, तो बताइए ऑस्टिन की पुस्तक का नाम आपसे पूछा है, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन, लेक्चर्स ऑन ज्यूरी स्प्रूडेंस। ठीक है, ऑस्टिन मैंने आपको बताया ना, एक न्यायज्ञ थे, अंग्रेज न्यायज्ञ थे, तो उन्हें ज्यूरी पर एक पुस्तक लिखी है, लेक्चर्स ऑन ज्यूरी स्प्रूडेंस। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह आप लोग याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सदन से निवृत्त हो जाते हैं, मतलब कि रिटायर हो जाते हैं? राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 साल का। ठीक है, तो 2-2 साल में 1/3 जो सदस्य होते हैं वो रिटायरमेंट होते जाते हैं। तो सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, जिसकी संविधान में चर्चा नहीं की गई है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर योजना आयोग? बताइए कौन सा संविधान में जिसकी चर्चा नहीं की गई है और वो संवैधानिक निकाय नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा योजना आयोग, जिसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। तो ये क्या है? आपका संवैधानिक निकाय नहीं है, इसका कोई भी आर्टिकल के तहत इसकी स्थापना नहीं की गई है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। 29 नंबर क्वेश्चन है, मांग का नियम का आशय, जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब क्या होता है? बताइए मांग का नियम क्या कहता है? जब वस्तु की मांग बढ़ेगी तब उसकी कीमत क्या होगी? घटेगी, उतनी रहेगी, बढ़ेगी या फिर वस्तु की मांगी गई मात्रा घटती है? सही ऑप्शन होगा वस्तु की कीमत जो होती है बढ़ जाती है। जब मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, यही आपका मांग का नियम है। ठीक है, 30वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ठीक है, अगर आप भारतीय हैं तभी आपके ऊपर ये मौलिक अधिकार लागू होगा, अगर आप विदेशी हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा मौलिक अधिकार। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपके भेदभाव की सुरक्षा की जाएगी अगर आप केवल भारतीय हैं। विदेशी हैं तो आपके साथ ये भेदभाव हो सकता है। ठीक है, तो ये सिर्फ भारतीयों को सुविधा दी गई है। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? जो बीमा कंपनियां ढेर सारी बनी हुई हैं तो उनको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, IRDA। IRDA का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके द्वारा जो बीमा क्षेत्र की कंपनियां होती हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य होता है IRDA का। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? बताइए हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा या फिर आयरलैंड? सही ऑप्शन होगा हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। बी वाला ऑप्शन सबसे सही उत्तर है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बताइए कौन सा कथन आपको सही लग रहा है? चारों ऑप्शन को आराम से पढ़िए आप लोग। अम्ल में कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है। कुछ अम्लों में 20 से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो सकता है? सी वाला ऑप्शन जो है वो सबसे सही ऑप्शन है। आपसे सही पूछा था तो सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बताइए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये आप शुरुआत से जब कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यहीं पर आपको बताया जाता है कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? क्रिकेट माई स्टाइल सही ऑप्शन होगा। क्रिकेट माई स्टाइल किसकी है? कपिल देव की है। ठीक है, कुछ लोग सुनील गावस्कर से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये कपिल देव की पुस्तक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, स्टॉक बाजार के संदर्भ में IPO का अर्थ क्या होता है? IPO का अर्थ होता है, चार ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिए आप लोग। इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। जब कोई नई कंपनी बनती है
और पब्लिक को उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑफर दिया जाता है तो इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, इसे कहते हैं आईपीओ। 37 नंबर क्वेश्चन है, संसार के सबसे छोटे गणराज्य का क्या नाम है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है? तो सबसे छोटा आपसे देश ही पूछा है। नौरी और पालर्मो लिखा है, वेटिकन सिटी, नामूर, ये चारों ऑप्शन है। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? सही ऑप्शन होगा वेटिकन सिटी। इसका क्षेत्रफल कितना है? 21 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। या फिर आपसे हेक्टेयर में पूछें तो 44 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 1000 जनसंख्या जो है वो वेटिकन सिटी की है। और ये कहाँ पर पड़ता है? इटली के अंदर, जो राजधानी उसकी रोम है, रोम के अंदर ये वेटिकन सिटी पड़ता है। तो इटली देश है, इटली देश के अंदर उसकी राजधानी रोम है, रोम के अंदर जो है ये वेटिकन सिटी पड़ता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? बताइए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जिसकी सहायता से हम काफ़ी सूक्ष्म चीज़ों को देख सकते हैं। 1931 में, याद रखिएगा, 1931 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नाल एवं रुस्का ने की थी। सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने के लिए जो अधिकार दिया गया उच्चतम न्यायालय को, यह उसका कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है, या फिर बहुमुखी अधिकार है? बताइए। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करता है, तो इसका ये मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार है चुनाव के विवादों को सुलझाने के लिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? बताइए। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? सही ऑप्शन होगा महावीर स्वामी। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। ये तीन ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। इन तीनों का आप लोग क्रम बताइएगा। जैसे ये 24वें तीर्थंकर थे तो पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे, ऋषभदेव कौन से तीर्थंकर थे और अरिष्टनेमी कौन से तीर्थंकर थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये तीनों ही तीर्थंकर मतलब चारों ही तीर्थंकर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनकी क्रम संख्या आपके एग्जाम में पूछी जाती है और आप लोग कमेंट बॉक्स में औस लिखने का प्रयास कीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के लौह संयंत्र की जो संस्थापना की गई थी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? बताइए। भिलाई आपका कहाँ पर पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इसको 1955 में रूस की सहायता से लगाया गया था। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। तो देखिए हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि प्रधानता और दूसरी वाली जो आपका पंचवर्षीय योजना थी उसकी प्रधानता की थी मतलब कि भारी उद्योगों की प्रधानता थी। तो दूसरा वाला जो आपका पंचवर्षीय योजना थी वहीं पर भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में लौह संयंत्र स्थापित किए गए थे। किसकी कैसे की सहायता से? रूस की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से और जर्मनी की सहायता से। बाद में आपका एक बोकारो स्टील प्लांट लगा 1968 में जाकर के लगा। तो ये चौथी वाली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें लगाया गया था, लेकिन तीनों जो ये थे वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संस्थान कहाँ पर है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संस्थान कहाँ पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई, ये चार ऑप्शन आपके पास है। सही ऑप्शन होगा भोपाल, एमपी में आपका है, ठीक है। एमपी में जो रहते होंगे उन्हें मालूम होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संस्थान है, इसकी स्थापना की गई थी 1977 में। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तथिष्ट स्तंभ संगीतमय स्तर निकलते हैं वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आप ही को समझना होगा कैसे आपसे प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहा है। तो बताइए विजय विठल मंदिर कहाँ पर है? सही ऑप्शन होगा विजय विठल मंदिर जो है ये आपका हम्पी में पड़ता है। कर्नाटक में हम्पी है ना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, ठीक है। तो यहीं पर विजय विठल मंदिर है जहाँ पर कुछ ऐसे पत्थर हैं जिसे छूने पर 56 प्रकार के संगीत निकलते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा ये हम्पी में ऐसे पत्थर हैं जिसे आप छुएंगे जाकर के तो वहाँ पर संगीत निकलते हैं, सुर निकलते हैं। तो ये आपका हम्पी में पड़ता है। कि 44 नंबर क्वेश्चन है,
वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या था? तापमान, वायुदाब, संघटन या फिर घनत्व? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, आयमंडल और बहिर्मंडल, इन सब मंडलों में बांटने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही ऑप्शन होगा इसके तापमान के कारण इस तरह के मंडलों में बांटा गया। देखिए क्षोभ मंडल तक अगर आप जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है और समताप मंडल पे एक समान रहता है, और जैसे ही आप ओजोन मंडल के ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ये मंडल आपके बांटे गए हैं तापमान के कारण। कि 45 नंबर क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग में आपसे बात किया है और औसत आपसे पूछ रहा है। 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर या फिर 22 किलोमीटर? इसका सही ऑप्शन होगा 14 किलोमीटर। देखिए ध्रुवों से क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर होती है। ये पहला मंडल आपका होता है और भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर। तो आपसे औसत की बात किया है तो औसत में लगभग इसकी 14 किलोमीटर ऊंचाई आती है। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, देश का एकमात्र राज्य जहां पर उसकी राजभाषा अंग्रेजी है, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कोंकणी किस राज्य की राजभाषा है? कोंकणी, ठीक है, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैंने आपसे 2 ही प्रश्न पूछे हैं। इसके पहले मैंने आपसे पूछा था कि ऋषभ देव, अरिस्टनेमी और पार्श्वनाथ का आपसे मैंने क्रम पूछा था, और दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा है कि कोंकणी किस राज्य की राजभाषा है? इसका सही ऑप्शन होगा नागालैंड की राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है। 47 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन, पौराणिक और विश्वविख्यात हरिहर मेला कहां पर लगता है? बताइए हरिहर मेला कहां पर लगता है? सही ऑप्शन होगा बिहार में लगता है, बिहार के सोनपुर में। इसे हम लोग सोनपुर मेला भी कहते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ पर पशुओं को लाया जाता है, अनेक प्रकार के पशु आते हैं, लोग बेचते हैं, खरीदते हैं, तो ये पशु मेला लगता है। एशिया का सबसे बड़ा मेला है, बिहार के सोनपुर में लगता है। इसे हरिहर मेला भी कहते हैं। ये हरिहर क्षेत्र में लगता है, सोनपुर में लगता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? बताइए श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पर स्थित है? सही ऑप्शन होगा पुडुचेरी में है। अरविंदो आश्रम जो है अरविंद घोष ने बनाया था 1926 में। ये कहाँ पर है? पुडुचेरी राज्य में पड़ता है, केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य या फिर निम्बकाचार्य? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सही ऑप्शन होगा माधवाचार्य। देखिए शंकराचार्य किसके हैं? अद्वैतवाद के हैं। और रामानुजाचार्य कौन किसके हैं? विशिष्ट द्वैतवाद के हैं। और यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन दिया गया है निम्बकाचार्य, तो ये द्वैतवाद के हैं। ठीक है, आपसे पूछा था द्वैतवाद, तो सही ऑप्शन होगा माधवाचार्य। आज का देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, गोदान गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उसका नाम आपको बताना है। ये तो आप सभी लोग बता ले जाएंगे। तो गोदान और गबन काफी फेमस रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। तो हमारी 50 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान की प्रश्नों की सीरीज थी। अगर आप यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एनटीपीसी रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट सेट था। और मैंने आपसे कहा था कि आपको इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कम आपको 40 प्रश्न और सही करने हैं। तो कितने लोगों ने 40 प्रश्न के सही उत्तर दिए हैं कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपने 40 प्लस किया है, 45 भी करने का प्रयास किया है, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपका स्कोर 40 से कम हुआ है, इसका मतलब है कि आपको थोड़ी से मेहनत की और आवश्यकता है। आप लगातार अपनी तैयारी को बेहतर दिशा दीजिए और 40 प्लस करने का प्रयास कीजिए, तभी आपको यूपी बीएड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सरकारी सीट की ओर अग्रसर होंगे। तो ठीक है, मैंने आपसे वीडियो के बीच में 2 प्रश्न पूछे हैं, टाइम निकाल करके उसके आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। किसी प्रश्न में डाउट होता है, किसी प्रश्न का उत्तर अगर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और अपना स्कोर कार्ड शेयर कीजिएगा। अगर आप इसी प्रकार के और सेट चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आप जितने कहेंगे उतने हम आपको प्रैक्टिस सेट कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।